जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स का टॉपिक आसान है, बहुत मजे का है। उस वक्त जब आपको बेसिक मैथमेटिक्स आता हो। ओके, वेक्टरों की एडिशन के लिए सिंपल अलजेब्रा नहीं यूज होता। सिंपल अलजेब्रा यूज किया जाता है स्केलर्स को प्लस करने के लिए। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फिर हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? ये बेसिक्स आप वैसे बहुत बचपन से जानते हैं। जब आप 9th क्लास में थे तो आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा। पैरेललोग्राम लॉ भी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन एमडी कैट में, ई कैट में, एमडी कैट में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये जो तरीकेकार हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने तो हैं हमने, लेकिन इनको आप डीपली बेशक ना भी पढ़े। ये तो होता है ना वेक्टरों की अरेंजमेंट्स के साथ प्लस करना। हमारा फोकस कहां पे होगा? हमारा जो फोकस है बेसिकली वो होगा इस मास्टर फार्मूला के। इसको मैंने स्टार कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले को आपने जहन में रख लिया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज। है ना मजे की बात कि आपने इस फार्मूले को, एक फार्मूला ऑल इन वन चीजें आपको सिखाऊंगा। ओके, यानी मैंने इसमें आगे केसेस भी लिखे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। हेड टू टेल रूल। कैसे? सबसे पहले हमने वेक्टर को ड्रॉ करना है। पहला काम क्या है, वो क्या होगा? वो है ड्रा वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे इस वेक्टर को आप देख रहे हैं, ये वेक्टर को हमने ड्रॉ किया ग्राफिकली। यहां तक इसकी मैग्नीट्यूड है और ये एरो शो करता है डायरेक्शन। हेड टू टेल रूल क्या है? प्लेस टेल ऑफ ईच नेक्स्ट वेक्टर ऑन हेड ऑफ प्रीवियस। ये देखें, ये है नेक्स्ट वेक्टर। इसकी टेल को कनेक्ट करते हैं पहले वेक्टर के हेड के साथ। फिर ये नेक्स्ट। इस तरीके से हम बहुत से वेक्टर बना सकते हैं। हेड टू टेल रूल मेथड से आप कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो? इनफिनिट। ये जरूरी नहीं है कि 2 या 3 या 4 वेक्टर्स। ओके, सो फाइनली हमें रिजल्टेंट को कैसे ड्रॉ करना है? ये है रिजल्टेंट, ये है लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड लगेगा। और रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड करेगी। दिस इज हेड टू टेल रूल। इस तरीके से हम इनफिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ। एक्चुअली है ये भी उसी तरह का ही है। इसमें हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले हमने वेक्टर को ड्रॉ किया, फिर बी वेक्टर को ड्रॉ किया, यानी दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया। इसके बाद हमने क्या करना है? इस बी का पैरेलल वेक्टर बनाना है और ए का भी पैरेलल वेक्टर बनाना है। ये देखें, ये किसका पैरेलल वेक्टर है? बी का। और
इस वेक्टर के एग्जैक्टली ये पैरेलल है, यानी इस वेक्टर को हम क्या कह देंगे, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। पैरेललोग्राम ला फिर सुनिए, वेक्टर्स को हमने ड्रॉ किया सेम पॉइंट से, दोनों वेक्टर्स को, फिर उनके पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ किए। इस तरह से ये एक बन जाती है पैरेललोग्राम, जिसकी चारों साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये ऊपर वाली साइड ए और ये पैरेलल है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल एंड दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट वन। ये डायगोनल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। आप देख रहे हैं कि एक्चुअली है ये भी हेड टू टेल रूल की तरह का ही। कैसे, ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर बी, इसके आगे हमने वेक्टर बी लगा दिया। नो डाउट वेक्टर बी यहां मौजूद था, लेकिन याद रखें किसी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर बी वही कंसीडर किया जाता है। सो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, फिर ये क्या है, उसका रिजल्टेंट। या इस तरह कह लो कि ये बी वेक्टर था, इसके आगे हमने किसको लगा दिया, ए वेक्टर को। यहां से हमें एक बात पता चलती है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी तरतीब मैटर नहीं करती, दोनों का रिजल्टेंट सेम बन रहा है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तरतीब मैटर नहीं करती, पहले नंबर पे इसको रखा, दूसरे नंबर पे इधर, इसको 1 पे और इसको 2 पे। यह है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ के बाद अब हम आ गए हैं मास्टर फार्मूला के ऊपर। इस फार्मूला को आपने जहन में रख लेना है। एक फार्मूला ये है और इस फार्मूले की बहुत सारी शक्लें होंगी, लेकिन जैसे मर्जी, जिस तरह के मर्जी एमसीक्यूज आए, इस फार्मूले की मदद से हल हो जाएंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिहाज से मैं कह रहा हूं। सो दिस इज मास्टर फार्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पर इस बात को नोट करना है आपने, इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है कि बेटा ये एंगल थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। कोई भी दो वेक्टर होंगे जिनको आपने ऐड करना है, उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम कहते हैं थीटा। अब tan अल्फा, अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, यानी फर्स्ट वेक्टर। रिमेंबर हियर, अगर मैं इस चीज को शो करूं पैरेललोग्राम लॉ से, तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, इस डायग्राम में आ जाएं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए और बी के दरमियान जो एंगल था वो है थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर ने जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाया, यह है अल्फा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, थीटा एंगल होगा उन दो वेक्टर्स के दरमियान जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे थे, द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। इस फार्मूले की डेरिवेशन में नहीं आपने जाना, क्योंकि आपने तो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन तो एफएससी में करते हैं, पूरे पेज की डेरिवेशन। आप मेरे पे यकीन रखें, ये डिराइव्ड फार्मूला पैरेललोग्राम से। ये भी थीटा एंगल कौन सा यूज किया जाएगा, जो दो वेक्टरों के बीच में होगा। ये अल्फा एंगल क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा वेक्टर ए के साथ, पहले वेक्टर के साथ। नाउ लेट्स अप्लाई दिस फार्मूला। सपोज करते हैं हम के दो वेक्टर हैं, चलें पिछली डायग्राम पे आ जाते हैं।
इसकी वैल्यू है 2, बी की वैल्यू भी हम रख लेते हैं 2, आर इनका रिजल्टेंट है। ये जो 2 और ये जो 2 है, ये जो दोनों हैं आपस में एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, यानी ए एंड बी आर मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। माई क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एंगल बाय आर विद ए के साथ आर का क्या एंगल होगा? तो एक्चुअली हमें अल्फा फाइंड आउट करना है। पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। tan अल्फा इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है 2 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 प्लस बी की वैल्यू है 2 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 प्लस 2 कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसल, ये 2 इस 2 से कैंसल हुआ। यू विल गेट √3 डिवाइडेड बाय, ये 2 है और इधर 1 बच गया, 2 प्लस 1 यानी 3। फाइनली यू विल गेट √3/3 या 1/√3। थीटा विल बी 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि बी ने बनाया एंगल ए के साथ 60 डिग्री, जबकि रिजल्टेंट का जो एंगल हुआ ए के साथ वो क्या है? 30 डिग्री। सो मुझे उम्मीद है कि मास्टर फार्मूला को आप आसानी से अप्लाई करेंगे, ये एमसीक्यूज आपके लिए इश्यू नहीं रहेगा। आइए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इसके डिफरेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे। ए और बी वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री। आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 होता है 1। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर, और ये आ गया अंडर रूट। होल स्क्वेयर कैसे है आपको पता है, ये बेसिक फार्मूला बनता है। यू विल गेट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर सिंपली ऐड हो रहे हों, सिंपली एडिशन, यानी a प्लस बी, कुछ भी उसके साथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b दोनों क्या हैं? पैरेलल, और इसके नतीजे में हमें मिलेगा मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर ए बी वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका एडिशन के तरीके से जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 30, सो यू विल गेट 40। अगर ये फोर्सेज हैं तो आंसर आ गया 40 न्यूटन। सपोज एंगल है 60 डिग्री ए और बी के दरमियान। आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 60। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 60 होता है 1/2। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, सॉरी 2 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया
ए बी. Finally, you have R is equal to A square plus B square plus AB. Similarly, अगर दोनों वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, एक वेक्टर A है दूसरा वेक्टर B है, यानी ऐसे कर लें, ये A है और इसके अंदर B प्लस हो रहा है ऐसे. डेफिनेटली बाय हेड टू टेल रूल योर आंसर विल बी R. यहां से आप देखें तो जुबानी करामी भी पता चल जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बहुत ही फेमस फार्मूला है. आए मास्टर फार्मूला की मदद से देखते हैं कि ये आंसर आता है या नहीं आता. आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 cos 90 0 होता है. सो फाइनली यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट. दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम. व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे. अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल हुआ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, R इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 120 डिग्री. यार cos 120 डिग्री जो होता है ना, 60 पे प्लस 1/2 होता है, 120 पे माइनस 1/2. So you will get a square plus b square minus ab. क्योंकि cos 120 माइनस 1/2 होगा तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा. 180 डिग्री पे अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो, r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos 180 डिग्री. You will get a square plus b square माइनस, सॉरी यहां पर प्लस है, फार्मूला तो बेसिकली वही रहना है. cos 180 माइनस होता है, -1 माइनस 2ab. ये आपके पास आ गया a माइनस b होल स्क्वेयर. यू विल गेट a माइनस b. अगर दो वेक्टर सिंपली माइनस हो रहे होंगे a माइनस b, तो वो क्या होंगे? अपोजिट, एंटी पैरेलल. 180 डिग्री पे आपको एडिशन के रिजल्ट में मिनिमम आंसर मिलेगा. माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आंसर हमें कब मिलेगा? जब 0 डिग्री एंगल होगा. मिनिमम हमें आंसर कब मिलेगा? जब 180. अगर पेपर में एमडी कैट में क्वेश्चन आ जाए, हम 0 डिग्री एंगल से 180 डिग्री एंगल की तरफ जा रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के नतीजे में जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज, फैसला आपके अपने इख्तियार में है. 0 पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम. ऐसा ऐसा कम होता जाएगा रिजल्टेंट. अब आओ जरा वापस, मास्टर फार्मूला जो आपके सामने था, ये मास्टर फार्मूला है. जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा. अगर 45 डिग्री होगा तो ये आंसर, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270. आप चेक करें, 270 और 90 डिग्री, इन पे सेम रिजल्टेंट मिल रहा है. एक फार्मूले से मैंने जो ये केसेस लिखे हैं, इन केसेस को लिखना नहीं है पेपर में, ये तो यूज किए जाएंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए. मास्टर फार्मूला की मदद से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आइए चेक करते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज 60 न्यूटन एंड 30 न्यूटन. याद रखिए, जो मैं आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा
वो प्रीवियसली आ चुके हैं, या तो वो एमडी कैट में आ चुके हैं या वो ई कैट में आ चुके हैं। इन एमसीक्यूज को मेरे सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप खुद इनको हल कर चुके हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 60 न्यूटन एंड 30 न्यूटन कैन नॉट बी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आंसर कितना होगा? 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। मिनिमम आंसर अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये होगा 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30। बड़े से बड़ा जवाब ये पॉसिबल है, छोटे से छोटा जवाब ये पॉसिबल है। आइए ऑप्शंस को देखिए। 90 और 30 के दरमियान ये भी पॉसिबल है। 90 भी पॉसिबल है, 80 भी पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया? कैन नॉट बी पे फोकस कीजिए, ये नहीं हो सकता है। कैन नॉट, मैंने ये लिख दिया आपके सामने। रेंज क्या होती है? मिनिमम और ये मैक्सिमम, यानी प्लस करके ये मैक्सिमम। रिजल्टेंट लाइज इन दिस रेंज। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी, इससे रिजल्टेंट या इसके बराबर हो सकता है या इससे कम। यानी रिजल्टेंट इसके बराबर भी पॉसिबल है, इससे कम भी पॉसिबल है। मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज को जल्दी से सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। 0 पे जवाब मैक्सिमम, 180 पे जवाब मिनिमम। So your answer will be delta. Theta grows 0 to 180 degree. Cos theta falls. समझ रहे हो? थीटा बढ़ रहा है लेकिन cos की वैल्यू, cos के आगे जब थीटा अप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर सम कैन बी 0। आंसर इज 3। क्योंकि दो फोर्सेस जो है ना, फॉर एग्जांपल एक फोर्स ये है तो दूसरी फोर्स ये, अनइक्वल की बात हो रही है ना, ये ए है और ये बी है, तो इनका सम कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। हम अगर चाहते हैं कि क्लोज्ड पाथ बन जाए तो कम से कम कितनी रखनी पड़ेगी? 3। इसका जवाब आप दीजिएगा। ये जो एमसीक्यू है ना, इनकी मदद से मैंने आपको कुछ समझाना है। अब यहां पर मास्टर फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, यहां पर सवाल पढ़िएगा। 10 न्यूटन फोर्स एक्ट एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दो फोर्स लग रही हैं, x components of their resultant। डियर स्टूडेंट्स, आर एक्स का फार्मूला होता है ax प्लस bx। जब हमने x कंपोनेंट फाइंड करना हो रिजल्टेंट का, तो इंडिविजुअल फोर्सेस के वही कंपोनेंट इस्तेमाल करते। सपोज रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल वेक्टर्स के वही कंपोनेंट यूज किए जाएंगे। अब इस चीज को जहन में रख लें, वेरी सिंपल। अब एक फोर्स है 30 डिग्री पे और दूसरी है 60 डिग्री पे, 10 न्यूटन फोर्स। यू विल राइट आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, यानी 10 cos 30 डिग्री। ऐसे लिखा मैंने, आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मतलब है ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बी एक्स का मतलब है, प्लस 10 cos 60 डिग्री। 10 cos 30 होता है 0.86, यानी √3/2,
प्लस 10 cos 60 डिग्री होता है 1/2। 8.6 प्लस 5, यू विल गेट आंसर बीटा। क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। उम्मीद है ऐसे एमसीक्यूज अगर आएंगे तो आपको जो मैंने तरीका समझा दिया इस तरीके को आप अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेंगे। अब वही जो अभी आपको मास्टर फार्मूला पढ़ाया था उसको अप्लाई करें। दो यूनिट वेक्टर है, दोनों का 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल पे बेटा जी आपको ये याद रहना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब दोनों यूनिट है, दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर 2 अंडर रूट। आंसर इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़े। ये एमसीक्यूज वो हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है। जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो फिर हम अलग से एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज की बात हो रही है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज। अब ये बड़ा एक ट्रिकी एमसीक्यूज है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। दो यूनिट वेक्टर जो हैं, जैसे हम करते हैं फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस a माइनस बी, इसको मैं अगर सॉल्व करूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, फिर इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये इससे कैंसिल हो गया। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये भी a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर है, तो हमारे पास आ गए 2a स्क्वेयर, यानी 2 कॉमन ले लिए ऐसे। एक अब पढ़े जरा, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी टू यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी a भी यूनिट वेक्टर है और b भी यूनिट वेक्टर है। ये पढ़े, टू यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर हैं, तो ए बी यूनिट वेक्टर हुआ, बी भी। 1 प्लस 1 इंटू 2 4 आ गया इधर। आइए इधर क्या आता है, इधर पढ़े जरा। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यानी इन दो का सम भी तो यूनिट वेक्टर हमें बताया गया ना। ये भी इन दो का a प्लस बी का सम भी यूनिट वेक्टर है, प्लस a माइनस बी। a माइनस बी हमें फाइंड आउट करना था। a माइनस बी का स्क्वेयर, ये जो प्लस 1 था ना, ये उस तरफ जाके क्या हो गया, -1, तो a माइनस बी विल इक्वल टू अंडर रूट 3। आंसर इज बीटा। अच्छा यार, कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होंगे जिनमें, जैसे मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है हिडन राइट एंगल। अब यहां पर आपको पहचान करनी है। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, P मेक्स 120 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले मैं इसको ड्रा करूंगा, फिर मैं इसको भी ड्रा करूंगा, मुझे समझ आ जाएगी कि उन दोनों के दरमियान एंगल कितना है। एमसीक्यूज की ऑप्शंस को देखने से पहले आप इनको ड्रॉ करें। ये है एक्स एक्सिस और ये है वेक्टर P जो कि एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, Q मेक्स 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और इसके साथ एक वेक्टर Q मौजूद है जो कि वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री। अब यहीं पर मैं P वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। P वेक्टर तो यहां नहीं है, ये यहां है। P वेक्टर टोटल एंगल कितना बना रहा है, 120। यहां तक कितना है, 90। 90 से आके ये वाला पोर्शन कितना है, 30। समझ गए ना आप? समझ गए हैं आप ये कि P और Q के दरमियान एंगल कितना है,
60 डिग्री। और जब दो वेक्टरों के दरमियान एंगल 60 डिग्री होता है तो फिर ये ऑप्शन होती है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। याद रखने वाली बात यह है, मास्टर फार्मूला में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो फार्मूला लिखा होता है ना, इसके अंदर जो थीटा लिखा होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये वेक्टरों के बीच वाला एंगल होता है, ये कोई और एंगल आपने नहीं लेना, ये दो वेक्टरों के दरमियान का एंगल है। आप जरा चेक करो, P जो है वो 120 डिग्री एंगल बना रहा है, हमने 120 कहीं यूज नहीं किया। अच्छा, Q जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ना तो हमें Q की इस्तेमाल करने की जरूरत थी, उसके एंगल को हमने कौन सा एंगल ढूंढा, वो जो दो वेक्टरों के बीच का एंगल होगा। जी जनाब, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वल कंपोनेंट्स, ये तो बड़ा ही आसान है, इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये तरीका है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए वाई। मैंने दोनों को ए वाई इसलिए लिखा क्योंकि अगर कंपोनेंट दोनों बराबर हैं तो दोनों का नाम एक रख लो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 दैट इज 45 डिग्री। ओके, अच्छा, वही जो भी अभी आपको मैंने मास्टर फार्मूला बताया उसी को अप्लाई करते हुए फर्दर एमसीक्यूज करवा रहा हूं। क्यों करवा रहा हूं? ताकि आप इस तरह के एमसीक्यूज की आदत बना लें, यही पेपर में आने। अब मेरे हल करने से पहले आप सॉल्व करें इसको। वन फोर्स इज डबल, एक फोर्स दूसरी फोर्स से डबल है। ए का नाम रख लिया F, बी का नाम हमने रख दिया 2F, क्योंकि दूसरी फोर्स डबल है पहले वाली से। देयर रिजल्टेंट इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स, इनमें से ग्रेटर कौन है? ये वाली। रिजल्टेंट भी ग्रेटर की इक्वल है, ये कंडीशन दी गई है। दिस इज कंडीशन। जिस बच्चे ने पहले कंडीशन लिख ली वही बच्चा कामयाब होगा, उसके बाद काम आसान है। लिखो मास्टर फार्मूला, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। मैंने स्क्वायर कर दिया ना, इधर रूट नहीं लिया। आर की जगह पे मैंने लिखा बच्चों 2f, ए की जगह पे लिखा f, बी की जगह पे लिखा 2f प्लस 2f कॉस ऑफ थीटा। 4f स्क्वेयर इज इक्वल टू f स्क्वेयर प्लस 4f स्क्वेयर प्लस 2 टू द 4f स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा। अब वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि इस f को और इसको ऐड करना है, ऐसा नहीं करना। ये दो ऐड हो सकते हैं, 4f स्क्वेयर ऐड नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि वो उसके साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 4f स्क्वेयर इज इक्वल टू 5f स्क्वेयर प्लस 4f स्क्वेयर कॉस थीटा। उस तरफ से f कॉमन ले लो, इस तरफ से भी कॉमन ले लो, f स्क्वेयर कट जाएगा। फाइनली यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 कॉस थीटा। हमें तो कॉस थीटा चाहिए ना, ये देखे ना ऑप्शंस में से कॉस थीटा की वैल्यू आई हुई है। ये जो 5 है ये उधर जाके हो जाएगा 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, माइनस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 4। इसी तरह का एक और सवाल है, लेकिन उससे पहले इसको देखें। वो जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपने खुद सॉल्व करना, मैंने नहीं करवाना। 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एक 12 है और एक 5 है और एक 13 है, सेटिस्फाइज C इज इक्वल टू A प्लस B। यानी ये कितना है 12 और ये कितना है 5। एंगल फाइंड आउट करना है हमने। वैसे तो इसका हल यहां पे दिया ही हुआ है। 12 और 5 की मदद से 13 जवाब कैसे आएगा, ये देखें। 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर 144 प्लस 25 169, तो आंसर आ गया 13।
अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से रिजल्टेंट फाइंड आउट हो तो एंगल कितना होता है? 90। यहीं पर मैं आपसे 2-3 और सवाल पूछने लगा हूं। मैं कहता हूं इफ ए इज इक्वल टू 13, बी इज इक्वल टू 7, आर इज इक्वल टू 20, थीटा बताओ। जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे 0 डिग्री। अगर सिंपली दोनों को प्लस करके जवाब आए तो एंगल 0 डिग्री। फिर एक और ऑप्शन, इफ ए इज इक्वल टू 15, बी इज इक्वल टू 75, आर इज इक्वल टू 60, तो समझ गए आप थीटा कितना हुआ? 180 डिग्री। सो इस एमसीक्यू से आपको मैंने 3 चीजें सिखाई। अगर पाइथागोरस थ्योरम से जवाब आए तो 90, सिंपल प्लस करने से जवाब आए तो 0 डिग्री, माइनस करने से आए तो 180 डिग्री। Two equal forces act at a point, square of resultant is equal to 3 of product of magnitude angle between them। इस सवाल का मैंने कहा था कि आपने खुद सॉल्व करना है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। टू इक्वल फोर्सेस यानी ए एफ, बी एफ है। स्क्वेयर ऑफ रिजल्टेंट यानी आर का स्क्वेयर जो है 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड 3f स्क्वेयर, उन दोनों की प्रोडक्ट ये है। आपको ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, रिजल्टेंट भी गिवन है। मास्टर फार्मूला अप्लाई करो और आंसर लेके आओ। अच्छा, ये वाला एक एमसीक्यू है जो आपकी बुक में से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में से उठाया गया कि अगर 2 वेक्टरों की एडिशन उन 2 वेक्टरों की सब्ट्रैक्शन के बराबर होगी तो एंगल ए और बी, उन 2 वेक्टरों के दरमियान एंगल क्या होगा? आंसर इज 90 डिग्री। वैसे मैं ड्रा करके आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए समझा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये ए है, ये बी है, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है और ये है इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी। ओके, ये ए वेक्टर है और ये वाला वेक्टर कौन सा हुआ? माइनस बी। और ये वाला है आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। सवाल में ये नहीं कहा गया उनकी डायरेक्शन, उनकी मैग्नीट्यूड की बात हुई है। ये वाला आर और ये वाला आर मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तब जब ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मास्टर फार्मूले को अप्लाई करते हुए जो एक्सरसाइज है ज़यान पब्लिशर हमारी बुक में, उसको सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज।